अरे शीतल बेटा, इधर तो आ जरा। मैं एक कमरा बनवाने की सोच रही हूँ, तो किस तरफ बनवाऊं? कमरा? लेकिन क्यों माँ, आपको कमरा बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई? भैया भाभी के लिए एक कमरा है और मैं तो आप दोनों के साथ ही बाहर और हॉल में ही सो जाती हूँ। बेटा, तेरी भाभी आ रही है तो साथ में दहेज तो लाएगी, इसीलिए दहेज को रखने के लिए मैं एक कमरा बनवा रही हूँ। अब हम एक नया घर तो खरीद नहीं सकते, कम से कम एक कमरा तो बनवा सकते हैं। क्या माँ, आप ही कैसी बातें करती हो? आज के जमाने में भी भला कोई दहेज लेता है? क्या भाभी आ रही है ये कम है? चुप कर तू, तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे पकली, अगर तेरी भाभी दहेज नहीं लाएगी तो हम तेरे दहेज में क्या देंगे? अब तेरे भैया और पिता इतना तो कमाते ही नहीं कि हम तेरी धूमधाम से शादी कर सके। अब जो उम्मीद है वो भी तेरी भाभी से ही है। कविता इतना कह ही रही होती है कि तभी कविता का बेटा अपनी पत्नी के साथ आ जाता है। ढोल ताशे की आवाज सुन कविता और शीतल आरती की थाली लेकर जाती हैं और अपनी बहू प्रेरणा और बेटे उज्जवल का स्वागत करती हैं। अरे बहू, तेरा सामान कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। माँ जी, ये तो रहा मेरा सामान। इस बैग के अंदर ही मेरा सारा सामान है। अरे बहू, ये नहीं जो तू दहेज में लेकर आई है, वो सामान लगता है पीछे ट्रक में आ रहा होगा। समधी जी ने अपनी बेटी को देने में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी होगी। मैं दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। आप तो जानती है ना कि मेरे पिता एक मामूली किसान है, वो कहाँ से दहेज का इंतजाम करेंगे? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी, साथ में दान दहेज लेकर आएगी। ठंड का मौसम है तो बड़ा वाला हीटर लेकर आएगी और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन, टीवी, गैस, ये सब कुछ लेकर आएगी। लेकिन ये तो एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अभी प्रेरणा का ढंग से स्वागत भी नहीं हुआ है और आप इसे दहेज के लिए ताने दे रही हो। कविता, हमने तो समधी जी से कुछ मांगा ही नहीं था, उन्होंने अपनी इतनी सुशील बेटी दे दी, यही हमारे लिए काफी है। पति और बेटे की बात सुन कविता का मुंह बन जाता है और वो ठीक से अपनी बहू का स्वागत किए बिना ही अंदर चली जाती है। जिसके बाद शीतल अपनी भाभी का स्वागत करती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं, कम से कम अच्छा खाना तो बना बनवाओ। अगर इतना ही किचन में खाना बनाने का शौक है तो अपने पिता से कहकर पैसे मंगवा ले, अभी के अभी किचन बनवा कर तैयार कर दूंगी। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर आंगन में ही खाना बना लूंगी। प्रेरणा जैसे ही बाहर जाती है तो ठंड के मारे कपकपाने लगती है, लेकिन प्रेरणा ये सब छोड़ अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। यहाँ तो एक भी लकड़ियाँ नहीं है, बिना लकड़ियों की चूल्हा कैसे जलाऊंगी? भाभी, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं लकड़ियाँ ले आई, अब आप जल्दी से खाना बना दीजिए। ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई थी। प्रेरणा जैसे उन लकड़ियों को जलाने लगती है तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और घर के अंदर भी धुआं जाने लगता है, जिसकी वजह से कविता गुस्से में खांसते हुए बाहर आती है। खाना बना रही है या जला रही है? खास खास कर मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। तुझे क्या खाना बनाना भी नहीं आता है? एक तो भाभी ठंड में कपकपाती हुई खाना बना रही है, ओस की वजह से लकड़ियां भी गीली हैं, और ऐसे में आप भाभी को ही डांट रही हो। तू चुप कर भाभी की चमची। अभी भाभी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और कैसे भाभी के पल्लू में बंध गई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ जैसी बहू को लेकर आई हूँ। अपनी सास की बातें सुन प्रेरणा को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद प्रेरणा जैसे तैसे खाना बनाती है और ले जाकर सबको परोसती है, लेकिन ठंड होने की वजह से सारा का सारा खाना ठंडा हो जाता है। ये क्या, अब हम इतनी ठंड में इतना ठंडा खाना खाएंगे? तेरे पिता ने क्या दहेज में माइक्रोवेव दिया था जो इसे गर्म कर ले? एक तो इतनी कड़ाके की सर्दी, ऊपर से खाना भी गर्म नहीं है। इतना कहकर कविता खाना फेंक देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी सास का ऐसा रवैया देख प्रेरणा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और दिन पर दिन ठंडी भी बढ़ने लगती है। आज तो बहुत ठंडी है, इस कंबल में भी ठंड नहीं रुक रही। माँ जी, आप तो ठंड के मारे कपकपा रही हैं। मैं आपके लिए जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय। अगर तू दहेज में हीटर लेकर आती तो क्या मैं ऐसे में ठंड में कपकपाती? मैंने तो सोचा था मेरी बहू आएगी तो नया हीटर, नया गैस चूल्हा और न जाने क्या क्या लेकर आएगी, लेकिन तू तो एक अठन्नी भी नहीं लाई।
रोज रोज अपनी सास के ताने सुन प्रेरणा थक चुकी थी। इसलिए अपनी सास और परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रेरणा बाहर काम करने का सोचती है और इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसे ठंड के मौसम में आप बाहर जाकर काम करेंगी? अब तो माँ का बर्ताव जानती है ना, तो ये सब क्यों? शीतल, तुम तो जानती हो कि पिताजी और इनके पैसों से घर का खर्चा ही नहीं निकल पाता। ऐसे में हम अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और माँ जी का कहना कहीं ना कहीं सही भी है। ऐसे ठंड के मौसम में हीटर के और गैस के बिना रह पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए मैं बाहर जाकर काम करूंगी। भाभी, हम सब लोग बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसी भाभी और बहू मिली है। प्रेरणा काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। प्रेरणा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए प्रेरणा को लोगों के घरों में काम करने का और मलबा ढोने का ही काम मिलता है। प्रेरणा दिन रात अपने परिवार और सास की जरूरत को पूरा करने के लिए मेहनत करती। काम करने की वजह से प्रेरणा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वहीं प्रेरणा के हाथों में सूजन और छाले भी अब अक्सर ही रहने लगे थे, जिसके चलते प्रेरणा को काफी तकलीफ होती। वहीं प्रेरणा इन सब चीजों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रेरणा की नंद शीतल अपनी भाभी की सारी तकलीफ समझती थी। अरे शीतल, ये क्या, तुम खाना क्यों बना रही हो? हटो, मैं बना देती हूँ। भाभी, आप कितना काम करोगी? सुबह फैक्ट्री में मलबा ढोने का काम करती हो, दिन में ढाबे पर काम करती हो और शाम में लोगों के घरों में। आपने अपनी क्या हालत बना ली है? पगली, ये सारे काम मेरे हैं ना कि तेरे। तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, मैं सब कर लूंगी। भाभी, अब आप सिर्फ आराम करोगी। आप यहाँ बैठो, मैं खाना बना दूंगी, माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। शीतल कहने को तो प्रेरणा की नंद थी, लेकिन बहन से कम नहीं थी। शीतल प्रेरणा का खाना बनाने में मदद कर दिया करती थी, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत आराम मिलता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अपनी दिन रात की मेहनत से इतने पैसे इकट्ठा वो कर लेती है, क्या वो घर के अंदर खाना बनाने के लिए गैस और ठंड से बचने के लिए अपने सास के लिए हीटर ले आती है। देखा माँ, जो आज तक भैया नहीं कर सके वो भाभी ने कर दिया। आपने भाभी को दहेज को लेकर इतने ताने दिए, उनसे बाहर ठंड में खाना बनवाया। जब से भाभी घर पर आई है तब से उनकी जिंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपने उन्हें ताने न दिए हों। लेकिन फिर भी भाभी दिन रात मेहनत और अपनी तबीयत का बिना सोचे आपके लिए सब लेकर आई है। अपनी बेटी शीतल की बात सुन कविता को अपनी बहू के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। प्रेरणा बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे हमेशा दहेज को लेकर ताने दिए, लेकिन तूने मेरे लिए इतनी मेहनत करी बहू, मैं तुझे क्या ही बोलूं। मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ समान है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक का भागीदार मत बनाइए। प्रेरणा की बातें सुन कविता प्रेरणा को गले लगा लेती है, जिसके बाद अब प्रेरणा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीओ, गुड न्यूज है ना? मैं बुआ बनने वाली हूँ ना। अरे क्या हुआ बहू, तुम चारों इतनी उदास क्यों हो? प्रिया, रचना, स्वाति, बबीता के हाथों में प्रेगनेंसी किट होती है, जिसे देखकर वह उदास हो जाती हैं। माँ जी, हम चारों ने टेस्ट किया था, टेस्ट का रिजल्ट इस बार भी नेगेटिव है। लगता है हम आपको कभी पोते पोती का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हाँ माँ जी, शायद भगवान ने हमारी किस्मत में मां बनने का सुख लिखा ही नहीं। यह कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरोही अपनी भाभी प्रिया के आंसू पोंछकर कहती है, प्रिया भाभी, आपको पता है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं तो आप चारों को भाभी माँ कहती हूँ, तो मैं भी तो एक नाते से आपकी ननद से बढ़कर बेटी हुई, और आप चारों मेरी माँ। यह सुनकर आरोही की चारों भाभियों की आंखें भर आती हैं और वह उसे गले से लगा लेती है। ननद भाभी का ये प्यार देखकर अंजना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल अंजना की चारों बहुओं की शादी को कई साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ। आरोही अपनी चारों भाभी से बहुत प्यार करती है और वह चारों भी उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं। एक सुबह, प्रिया, मैंने कहा ना नंद जी को येलो कलर पसंद है। नहीं भाभी, आरोही को मजेंटा कलर पसंद है। येलो मीन येलो, मजेंटा। ओहो, क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीओ? आरोही, स्वाति दीदी को बता दो तुम्हें मजेंटा पसंद है या येलो। आरोही मजेंटा कलर वाली ड्रेस उठा लेती है। तभी प्रिया इतरा कर बोलती है, देखा ना, कहा था ना मैंने कि मेरी ननद की चॉइस को मैं अच्छे से जानती हूं। तभी प्रिया दूसरी वाली ड्रेस भी उठा लेती है। अरे मेरी प्यारी भाभीओ,
आप चारों मेरे लिए प्यार से जो कुछ भी लाती हो मुझे वो सब पसंद है। अब मैं रेडी हो जाऊं, कॉलेज जाना है। आरोही जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती है। लाओ मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा देती हूँ और मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। इतने में तीसरी और चौथी भाभी बबीता और रचना नाश्ता लिए अंदर आती हैं। नाश्ता तैयार है आरोही, देखो तुम्हें ब्रेड ऑमलेट पसंद है ना, आज वही बनाया है। आरोही खुश हो जाती है। लेकिन भाभी, मेरे दोनों हाथों में तो नेल पॉलिश लगी है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। इतने में अंजना कमरे में आती है। अरे तुम चारों भाभियां अपनी ननद की खातिरदारी तो ऐसे कर रही हो जैसे कहीं का मुख्यमंत्री आया हो। क्यों ना करे माँ जी, आखिर आरोही हम चारों भाभियों की इकलौती ननद जो है। हाँ, मगर तुम्हारी ननद बड़ी हो गई है, अब इसे ससुराल भेजने की बारी है। ये प्यार से जो कुछ भी लाती हो मुझे वो सब पसंद है। अब मैं रेडी हो जाऊं, कॉलेज जाना है। आरोही जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती है। लाओ मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा देती हूँ और मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। इतने में तीसरी और चौथी भाभी बबीता और रचना नाश्ता लिए अंदर आती हैं। नाश्ता तैयार है आरोही, देखो तुम्हें ब्रेड ऑमलेट पसंद है ना, आज वही बनाया है। आरोही खुश हो जाती है। लेकिन भाभी, मेरे दोनों हाथों में तो नेल पॉलिश लगी है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। इतने में अंजना कमरे में आती है। अरे तुम चारों भाभियां अपनी ननद की खातिरदारी तो ऐसे कर रही हो जैसे कहीं का मुख्यमंत्री आया हो। क्यों ना करे माँ जी, आखिर आरोही हम चारों भाभियों की इकलौती ननद जो है। हाँ, मगर तुम्हारी ननद बड़ी हो गई है, अब इसे ससुराल भेजने की बारी है। चारों के पति अब रिश्ता देखने लगते हैं और शादी पक्की होने के बाद चारों भाभी उसे खाना बनाना सिखाती हैं। उफ भाभी, ये हलवा मुझसे नहीं बनेगा, कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कभी पतला पानी हो जा रहा है तो कभी गोंद के जैसे चिपक जा रहा है। आप चारों कितना अच्छा खाना बनाती हो, माँ से कह दो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ ऐसा हलवा बनाऊंगी तो मम्मी जी मुझे कितनी डांट लगाएंगी। अरे हमारी प्यारी ननद, अगर तुम शादी करके ससुराल नहीं जाओगी तो तुम्हारी भाभियां मामी कैसे बनेंगी? तुम तो जानती हो हम चारों माँ नहीं बन सकती। अब हमारी सारी उम्मीद बस तुमसे और तुम्हारे पहले बच्चे से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आरोही अपनी चारों भाभियों से खाना बनाना सीख जाती है और उसकी शादी अनुज से हो जाती है। भाभी नहीं ननद जी, रो मत। दामाद जी, हमारी ननद का ख्याल रखना, ये हम चारों भाभियों के दिल का टुकड़ा है। जी भाभी, मैं आप चारों की नंद का ख्याल रखूंगा। आरोही, आज से तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा ससुराल तुम्हारा अपना घर। हाँ ननद जी, अब जब ससुराल से मायके आओगी तो पेट में नन्हा मुन्ना लेकर ही आना। आरोही ससुराल चली जाती है और उनकी तरह ही अपने अच्छे स्वभाव से सभी का दिल भी जीत लेती है। कुछ महीनों बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने मायके आती है, जिससे रचना, बबीता, स्वाति, प्रिया बहुत खुश होती हैं। भाभी, आप चारों मामी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी प्यारी ननद। भले ही भगवान ने तुम्हारी चारों भाभियों की गोद नहीं भरी, मगर हम खुश हैं कि उन्होंने हमारी ननद की गोद जाते ही भर दी। अब से डिलीवरी होने तक तुम हमारे पास ही रहोगी, ताकि हम चारों भाभी अपनी इकलौती प्रेग्नेंट ननद का ख्याल अच्छे से रखें। और वैसे भी पहला बच्चा तो मायके में ही होता है। आरोही की चारों भाभी अपनी इकलौती ननद का मनपसंद खाना बनाने के लिए एक साथ किचन में लग जाती हैं। मेरी प्यारी इकलौती ननद अभी माँ बनने वाली है, ऐसे में खट्टा खाने का मन सबसे ज्यादा करता है। एक काम करती हूँ, मैं आरोही के लिए खट्टी कढ़ी बना देती हूँ, फिर देखना कैसे हम चारों भाभियों में से मेरी बनाई हुई कढ़ी की उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। जी नहीं बबीता दीदी, मैंने सुना है कि पहली प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा मीठा खाने का मन करता है, इसलिए मैं तो आरोही के लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा बना रही हूँ। चारों कई तरह का खाना बनाकर आरोही के आगे रखती हैं। ननद जी देखो, सारा खाना तुम्हारी पसंद का है, तुम्हारा जो मन हो खा लो। आरोही अपनी चारों भाभियों के बनाए हुए खाने में से सब में से खाती है। अगली सुबह स्वाति उसे वॉक पर ले जाती है और बाकी तीनों उसके आने तक नाश्ता तैयार रखती हैं। ऐसे ही 5-6 महीने हो जाते हैं। आरोही का पेट बढ़ने लगता है और कई बदलाव आने लगते हैं। बबीता दीदी देखिए ना, 6 महीने ही हुए हैं, ननद जी के हाथ पांव क्यों सूज रहे हैं? देवरानी जी, ये हमारी ननद का पहला बच्चा है, ऐसे में हाथ पांव सूजना आम बात है।
हाँ, मगर आरोही को दर्द हो रहा होगा, मैं और प्रिया उसकी मालिश कर देते हैं। दोनों भाभियां अपनी ननद के सूजे हुए पैर देखकर मालिश करती हैं। आरोही, कुछ आराम मिला? हाँ भाभी, अब रहने दीजिए, आप चारों मेरे खाने पीने और ख्याल रखने में लगी रहती हैं। क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखकर तुम्हारी चारों भाभियों को जिस ममता का एहसास होता है, उसकी खुशी बहुत बड़ी है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरोही को 9वां महीना लग जाता है। चारों तैयारी में लग जाती हैं। अरे बहुओं, ये तुम चारों क्या कर रही हो? माँ जी, आरोही को 9वां महीना लग गया है, कभी भी डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर भागना पड़ सकता है, तो बस हम चारों उसी के लिए बैग बना रहे हैं। बबीता दीदी, बच्चे के लिए 7-8 जोड़ी गरम कपड़े, तौलिया, लंगोट सब रख दिया है। चलो, जच्चे बच्चे दोनों के सामान की तैयारी हो गई। इतने में धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए आरोही आती है। आरोही, तुम क्यों कमरे से बाहर आई? कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा देती। अपनी बेटी के लिए अपनी चारों बहू का इतना प्यार देखकर अंजना की आंखें डबडबा जाती हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म कोई बड़े ही अच्छे कर्म किए होंगे, जो फल में भगवान ने मुझे तुम जैसी 4 बहुएं दे दी, जो मुझसे बढ़कर मेरी बेटियों का मानदान कर रही हैं। वरना तो आजकल की भाभियों के राज में ननद अपने मायके में मेहमान की तरह आती है। माँ जी, आरोही सिर्फ हम चारों भाभियों की इकलौती ननद नहीं, बल्कि अपनी औलाद से भी बढ़कर है। तभी अचानक आरोही को डिलीवरी पेन होने लगता है। माँ, भाभी, मुझे दर्द हो रहा है। घबराओ मत आरोही, गहरी सांस लो, सब ठीक है। चारों उसे अस्पताल लाती हैं और डॉक्टर उसे डिलीवरी रूम में ले जाता है। उस बीच चारों की नजर बस डिलीवरी रूम पर टिकी थी। पता नहीं हमारी ननद अंदर कितने दर्द में होगी। हे भगवान, सब अच्छा करना। मुझे भी यही चिंता हो रही है, बस अच्छे से डिलीवरी हो जाए। काफी देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मुबारक हो, आपकी ननद को बेटी हुई है। यह सुनकर चारों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। चारों एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देती हैं। बधाई हो रचना, हम मामी बन गए। हाँ जेठानी जी, क्यों ना हम चारों भाभियां इस खास मौके को अपनी ननद के लिए और खास बनाएं। चारों घर आकर अपनी ननद और उसके बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग जाती हैं। ओफो प्रिया, अरे हमारे घर में नया मेहमान आया है और तुम ये फूल लगा रही हो। छोटे बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद होते हैं, गुब्बारे लगाओ। थोड़ी देर में डोरबेल बजता है और चारों दरवाजा खोलती हैं। आरोही अपनी बेटी को गोद में लेकर जैसे ही घर के अंदर आती है, उस पर फूलों की बारिश होती है। ये हमारी प्यारी ननद, आपका स्वागत है। अब हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी को हमारी गोद में दे दीजिए। ये लीजिए भाभी, सचमुच